गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 7, जिसका नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था। देखिए, मानव संसाधन की रचना हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने जनसंख्या की संरचना, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना, साक्षरता पढ़ लिया था। अब फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी जनसंख्या का वितरण। हमने देखा कि जो पर्यावरण है या वातावरण है, भौगोलिक कारक हैं, उनकी वजह से पर्यावरण की जनसंख्या की जो स्थिति थी वो अलग अलग एरिया में अलग अलग थी। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में हमारी जो पहली हेडिंग थी वो थी जल की उपलब्धता। हमने पढ़ा जैसे जिस एरिया में जल की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसमें निवास करने वाले लोग अपने गुजारा कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी जो लोग हैं वो रह लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक पढ़ा छोटा सा गांव भी पढ़ा था रेगिस्तान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर टू हेडिंग है हमारी खनिजों की उपलब्धता। देखिए, खनिज मैं आपको बता चुकी हूँ, जो प्रकृति से हमें मिलती है वो खनिज होती है, यानी जो अयस्क मिलते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं। खनिज सदैव मानव के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यही कारण है कि यूरेनियम की उपलब्धता के कारण उत्तरी कनाडा के बहुत ठंडे तथा वीरान स्थल में भी यूरेनियम सिटी विकसित हो गया। ठीक है, यहाँ पर खनिजों के बारे में बताया गया है। ये क्या रहे हैं? सदैव मानव के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। नंबर 3 है हमारा भूमि की उर्वरकता। भूमि की उर्वरकता भी मानव को आकर्षित करती है। अतः हम देखते हैं कि पहाड़ियों पर भी जनसंख्या का विकास हो गया है, क्योंकि वहाँ की भूमि सेब तथा सूखे मेवों की फसलों के लिए उपजाऊ है। ये चीज़ आप भी जानते हो कि हर एरिया में हर तरीके की फसल नहीं उगाई जाती, और जो कुछ फसलें हैं जो उगाई जाती हैं वो उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो वातावरण की वजह से हो, तापमान की वजह से हो, जो या मिट्टी की वजह से हो। ठीक है, तो भूमि की जो उर्वरकता होती है वो भी हर इलाके में भिन्न भिन्न होती है। कहीं पर की जो भूमि की उर्वरकता होती है वो अधिक होती है और कहीं कम होती है। नंबर 4 आता है हमारा प्राकृतिक संपदा। जिन स्थानों पर प्राकृतिक संपदा की अधिकता होती है वहाँ पर भी लोग निवास करने लगते हैं। इसी कारण गर्म तथा उष्ण स्थानों पर भी लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मैदानी इलाका है वहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अधिक सर्दी होती है या अधिक गर्मी होती है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कुछ जनसंख्या निवास करती है। अब आता है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास से आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मानव ने अपने योग्यता के अनुसार जितनी भी प्रोग्रेस की है, जितनी तकनीकों का विकास किया है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। चलिए पढ़ते हैं। किसी स्थान का तकनीकी क्षेत्र में विकास भी उस स्थान की जनसंख्या घनत्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी तथा औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र मानव शक्ति को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा कम विकसित क्षेत्रों से लोग विकसित क्षेत्रों में विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अब है सामाजिक आर्थिक कारक। आपने देखा होगा तकनीकी विकास जैसे शहरों में तकनीकी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू विलेज, तो जो गांव के कुछ लोग होते हैं वो काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर क्या करते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र तथा कम विकसित क्षेत्रों से लोग विकसित क्षेत्रों में विस्थापित हो जाते हैं। यही चीज़ है। चलिए आगे हमारा है सामाजिक आर्थिक कारक। भौगोलिक कारकों के साथ साथ ऐसे भी अनेक सामाजिक आर्थिक कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव डालते हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं। नंबर 1 है हमारा, देखिए नंबर 1 है क्या है हमारा विकास। नंबर 1 क्या है हमारा विकास, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, नंबर 1 है हमारा विकास।
विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में निवास करना अधिक पसंद करते हैं जिनका विकास पूर्णतः गया है या हो रहा है। किसी स्थान का औद्योगिक विकास बहुत अधिक लोगों को उस क्षेत्र में रहने के लिए आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं। नंबर दो क्या है हमारा? शहरीकरण व नगरीय सुविधाएं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कुछ लोग जो होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो शहरों की तरफ चले जाते हैं व्यवसाय को लेकर या अपने कारोबार को लेकर। ऐसे ही शहरीकरण में नगरीय सुविधाएं होती है। जो शहर होते हैं वहाँ पे अधिक सुविधाएं होती हैं। इसी प्रकार शहरीकरण भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़ी संख्या से लोगों को आकर्षित करता है। इसका प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होना है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव होता है। अब नेक्स्ट आता है नंबर 3 हमारा, अनुकूल सरकारी नीतियाँ। किसी स्थान विशेष पर बस जाने में सरकारी नीतियाँ एक विशेष भूमिका होती है। जब किसी विशेष स्थान के लिए सरकार करों में छूट तथा विशेष सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा करती है, तो वह लोग आकर्षित होकर उस स्थान पर रहने लगते हैं। देखिए, कभी कभी जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो लोग होते हैं वो अपना निवास स्थान बदल लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब आती है हमारी स्थानीय जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ लिया था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है, जिसमें 60% लोग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र एशिया तथा यूरोप है। दोनों महाद्वीपों में विश्व की लगभग 70% जनसंख्या निवास करती है। अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को प्रमुख रूप से 3 वर्गों, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र तथा अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के वे औद्योगिक क्षेत्र जो उर्वरक नदी घाटियों में स्थित है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अनेक अनुकूल परिस्थितियों के होने के कारण यहाँ की उष्ण जलवायु तथा उर्वर भूमि लगभग पूरे वर्ष फसलों की पैदावार में सहायक होती है। पूर्वी एशिया के वे क्षेत्र जहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व है, चीन का विशाल भाग, जापान, कोरिया, फिलीपींस आदि है। इनमें विश्व की कुल आबादी का लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे इंडोनेशिया, जापान तथा मलेशिया में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इस प्रकार एशिया में संपूर्ण विश्व की लगभग 50% जनसंख्या अवस्थित है। पश्चिमी यूरोप में अधिक जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण खनिज संसाधन, तकनीकी व औद्योगिक विकास तथा मनुष्य के निवास करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। इस क्षेत्र में स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है हमारा दिख नहीं रहा है, पोलैंड, यूक्रेन तथा यूरोपियन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यूरोपियन। ठीक है, ये वर्ड हमारा यूरोपियन है। औद्योगिक विकास तथा उच्च जीवन स्तर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर अधिक जनसंख्या घनत्व का कारण है। देखिए यहाँ पे जितना भी बताया गया है, आपको क्या बताया गया है जनसंख्या के बारे में, कि किस एरिया में जनसंख्या कैसे निवास करती है। कुछ कारक बताए गए हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में सेंट लॉरेंस नदी बेसिन तथा कनाडा तथा अमेरिका के ग्रेट लेक्स के चारों ओर स्थित भूभाग आते हैं। यूरोप में आए अप्रवासियों के अटलांटिक तट पर निवास प्रारंभ कर लेने के कारण यहाँ पर पूर्व में ही शहरीकरण प्रारंभ हो गया है। केवल कुछ विशेष क्षेत्र ही नहीं, अपितु विश्व के सभी देशों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। इसका कारण उन क्षेत्रों पर भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक कारकों में कुछ भिन्नता पाया जाना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 2 आता है हमारा
माध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पर जो जनसंख्या, देखिए हमने पढ़ा कौन कौन से एरिया में जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को कम प्रभावित करते तो है लेकिन अधिक मात्रा में नहीं करते, मध्यम जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। तो चलिए पढ़ते हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का किसी देश अथवा महाद्वीप में कोई सतह क्षेत्र नहीं है। इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व नहीं है, लेकिन उद्योग अथवा खनन तथा कृषि विकास के चलते लोग यहाँ निवास करने लगे हैं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र, मोरक्को के भूमध्य सागर के तटीय भाग, अल्जीरिया, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया, तिग्रिस के मैदान, यूफ्रेट आदि क्षेत्र मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अब नंबर 3 आता है हमारा अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसमें आपको सेकंड वाले में जो मध्यम वाले थे उसमें कुछ एरिया बता दिए जहाँ पर मध्यम प्रकार की जनसंख्या वो क्या करती है, निवास करती है। मध्यम यानी जहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है ना ही अधिक है और ना ही कम है। इन क्षेत्रों में मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल जलवायु की परिस्थिति नहीं है, यानी यहाँ तो बहुत ठंडा होगा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ के भौगोलिक कारक भी उन संसाधन विकास के अनुकूल नहीं है जिसके मानवीय आवश्यकता पूरी हो सकती है। इन क्षेत्रों में बहुत ठंडे स्थान जैसे अटलांटिका और टूंडा क्षेत्र तथा बहुत गर्म स्थान जैसे अफ्रीका के सहारा तथा कलाहारी मरुस्थल, एशिया के अरेबियन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, यहाँ पे मरुस्थल लिखा है देखिए ये वाला, तथा थार मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका के पटागोनिया तथा आटाकामा, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे लिखा है आपका कैलिफोर्निया, कोलोराडो तथा मैक्सिको मरुस्थल आदि आते हैं। इसी प्रकार शुष्क पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय के उत्तरी भाग, एंडीज में के लिए बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त अमेजन घाटी के घने वन, जायरे तथा कांगो बेसिन भी अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों को संसाधित कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे जहाँ पर जनसंख्या घनत्व हमारी अल्प होती है। अब आता है भारत में जनसंख्या घनत्व। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह जनसंख्या घनत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी जब सन 2011 में जनगणना हुई थी तो 1 किलोमीटर कितने व्यक्तियों को मिल रहा था, 325, और लगातार ये जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। अनुकूल भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक कारकों के प्रभाव से भारत में कुछ क्षेत्रों में भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व में भिन्नता भी है। भारत के सबसे अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्रमशः 13 तथा 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम भी है। दूसरी ओर दिल्ली तथा चंडीगढ़ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्रमशः देखिए कितना है, यहाँ तो 13-14 है और यहाँ पर 9300 तथा 7900 व्यक्ति है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा कितना अलग है दिल्ली में, या फिर जो हमारी हाईटेक सिटी होती है, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, चंडीगढ़ हो गया, तो ये सबसे यहाँ पे क्या है, हमारी जनसंख्या अधिक है। चलिए आगे है हमारा विश्व में जनसंख्या वृद्धि। किसी देश में जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी के अनेक कारण जैसे प्रजनन, महामारी का फैलना, बाढ़ व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, लेकिन ये इसका प्रमुख कारण उस क्षेत्र की जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर होना है। देखिए किसी भी जनसंख्या की जो वृद्धि होती है या आप कमी समझ लीजिए, वो कब होती है, जब मृत्यु दर आगे की वृद्धि कब होगी, जब मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर अधिक होगी, और कमी कब होगी, जब जन्म दर तो क्या होगी, कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी। और कहना होना क्या चाहिए, दोनों संतुलित होनी चाहिए, तो उससे जनसंख्या हमारी नियंत्रण रहती है। वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या 60 करोड़ से भी अधिक है। ऐसा अनुमान है कि सॉरी यहाँ पे ये लिखा है 600 करोड़, मैंने गलती से 60 पढ़ लिया, कितना 600 करोड़।
ऐसा अनुमान है कि 8000 ईस्वी पूर्व विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 30 लाख थी, जो अगले 10,000 वर्षों में 75 करोड़ तक पहुंच गई थी। यह जनसंख्या वृद्धि बहुत अल्प थी क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की अपेक्षाकृत कम थी। जन्म दर व मृत्यु दर के मध्य भिन्नता को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा कि जो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होता है उसे प्राकृतिक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक दर कहते हैं। उपरोक्त वितरण में स्पष्ट होता है कि जनसंख्या में बदलाव मुख्य रूप से जन्म दर तथा मृत्यु दर पर आधारित होता है। प्रति 1000 व्यक्ति पर प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर तथा प्रति 1000 व्यक्ति पर प्रतिवर्ष मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। आधुनिक युग में विकास एवं औद्योगिकरण तथा चिकित्सा सुविधा के विकास के कारण मनुष्य के जीवन काल में वृद्धि हुई है, मृत्यु दर में गिरावट आई है तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु में भी कमी आई है। इन सबके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सन 2001 में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसमें 400% जनसंख्या एशिया, 13% जनसंख्या अफ्रीका और 12% यूरोप तथा शेष अन्य स्थानों पर निवास करती है। नेक्स्ट है हमारा भारत में जनसंख्या वृद्धि। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष भारत की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाती है जो लगभग ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर होती है। यदि देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ड है नहीं दिख रहा, वो है हमारा अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो भी भारत की जनसंख्या इन सबसे अधिक है। भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 प्रदेशों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है। शेष 50% जनसंख्या अन्य 24 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। जनसंख्या का लगभग छठा भाग केवल उत्तर प्रदेश है। दिल्ली की जनसंख्या भी शेष सभी केंद्र शासित प्रदेशों तथा 2 अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या के योग से अधिक है। आप देखिए ये आपको चार्ट दिया गया है, ये चार्ट आपको पढ़ना है, देखना है कि किस तरीके से हमारी जन्म दर और मृत्यु दर प्राकृतिक दर में दिखाया गया है। यहाँ पर लास्ट लाइन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है। देखिए जन्म दर कितनी थी? 49 और मृत्यु दर कितनी थी? 43 और बढ़ोतरी कितनी हुई? 6 की। ये कब थी? 1901 से लेकर 11 तक। और 2001 तक आते आते देखिए जन्म दर 27 और मृत्यु दर 9 और प्राकृतिक वृद्धि दर हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो बढ़ रही है। वृद्धि की दर बहुत अधिक है तथा इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि सभी को जीवन के आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों को सीमित मात्रा में है सुगमता से प्राप्त हो सके। देखिए आपने देखा होगा जनसंख्या के बढ़ने से जो बेरोजगारी की समस्या है या संसाधनों का अभाव है ये बढ़ता जा रहा है। इन चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में पाने के लिए हमें अपने जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा, जिसके लिए सरकार हमारी नियंत्रण प्रयास करती रहती है और हमें भी उनका योगदान देना चाहिए। आपका ये चैप्टर मानव संसाधन यहीं पर ख़त्म होता है। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगी। सभी बच्चों को जो बुक वर्क है वो बुक में और जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो कॉपी में करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।